नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साइंस की जो हम क्लासेस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस की क्लासेस कर रहे हैं, आज उसमें हम करने वाले हैं मानव मस्तिष्क एवं हार्मोन। ठीक है, इस क्लास में क्वेश्चंस करने से पहले हम मानव मस्तिष्क को थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन ब्रीफली हम एक बार समझ लेंगे कि मानव मस्तिष्क क्या होता है। ठीक है भाई, और क्लास आप देख रहे हैं सभी लोग। सब्सक्राइबर देखो अभी भी कम है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, क्लास देखते हैं और करवाते भी नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, पढ़ाई करवा रहा हूँ, आपका काम है सब्सक्राइब कराना, है ना। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, लेकिन ये कर दिया करो, इसका या कोई चार्ज तो लगता है नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मस्तिष्क। देखो मस्तिष्क की ये संरचना होती है, ये मस्तिष्क होता है। मोटा मोटी जो मस्तिष्क है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को आप फोर ब्रेन कह सकते हैं, बीच वाले को मिड ब्रेन कह सकते हैं और लास्ट वाले को हिडन ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, ये जो अग्र मस्तिष्क है ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यहां थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आप समझ लेते हैं। ये जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल भी करवा देंगे। मस्तिष्क सबसे जटिल अंग है, 3 पाउंड का है। देखो एक तो 3 पाउंड का है या फिर 1.4 किलोग्राम का मस्तिष्क होता है। कितना होता है? 1.4 किलोग्राम का होता है मस्तिष्क। जो एक मनुष्य में वैसे 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक का वजन होता है मस्तिष्क का, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो ये है 1.4 किलोग्राम या फिर 3 पाउंड का ये पूरा मस्तिष्क होता है। ठीक है, अब हम आगे इसमें देखना, पढ़ने वाली कोई खास चीज नहीं है, आगे बात बता देते हैं आपको। मस्तिष्क विशेषज्ञों के एक समूह की तरह है। मस्तिष्क के सभी भाग एक साथ काम करते हैं। देखो मस्तिष्क के सारे भाग है वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन प्रत्येक भाग की अपनी विशेष जिम्मेदारियां होती है। हर भाग की अपनी विशेष जिम्मेदारियां। मैंने भी आपको बताया था कि इसको फोर ब्रेन कहते हैं, यानी कि अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इसको मिड, ये जो मिड ब्रेन है छोटा सा, ये मिड ब्रेन है, इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और ये हिंड ब्रेन है, हिडन ब्रेन नहीं, हिंड ब्रेन है, इसको पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। ये 3 मेन पार्ट है मस्तिष्क के। इसको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, और जो पश्चिम मस्तिष्क है वो जो अपनी रीढ़ की हड्डी, देखो ये यहां से जो कनेक्शन है, ये रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर बना हुआ होता है। जो रीढ़ की हड्डी का यहाँ ज्वाइंट होता है वहां पर, और इसके ऊपर देखो ये जो गेंदनुमा संरचना है ना, ये देखो पूरा हिंड ब्रेन है। इसकी जो ऊपरी संरचना है, इस ऊपरी संरचना को हम कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम, सेरिबेलम कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर ये जो झुर्रीदार संरचना बनी हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेरिबेलम। और जो ये अग्र मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क है, इसकी जो ये ऊपरी संरचना बनी हुई है, इसको हम कहते हैं क्या? सेरिब्रम। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये है सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम। ओके, अब जो सेरिबेलम है गति का समन्वय करता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो अग्र मस्तिष्क है उसका कार्य क्या होता है, मध्य मस्तिष्क का क्या होता है और पश्चिम मस्तिष्क का क्या होता है। मोटा मोटी अगर हम ध्यान रखें, कॉन्सेप्चुअल जो चीज है वो ये कि जो अग्र मस्तिष्क है उसका जो काम है वो है हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को करना। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे जैसे हम क्या कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। जैसे आपने डिसीजन लिया कि मेरे को ना तैयारी करनी है और नौकरी लगना है, जॉब लगना है, तो ये डिसीजन लेगा कौन? ये आपने सोच के प्लानिंग करके लिया, तो ये अग्र मस्तिष्क का काम है। ठीक है, और जो अनैच्छिक क्रियाएं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे शरीर में पाचन हो रहा है भोजन का, हम सांस लेते हैं, ऑटोमेटिक लेते हैं। ठीक है, हमारे जो हृदय की गति है वो चलती है, वो कैसे चलती है? वो स्वैच्छिक, सॉरी अनैच्छिक क्रिया है। अपनी इच्छा से क्या आप हृदय की गति को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो पश्चिम मस्तिष्क इस काम को करता है। ठीक है, और जो ये मध्य मस्तिष्क है वो कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब होता है कि जो क्रियाएं हमने पूर्व में की हुई है ना, जैसे यादों को संजो के रखता है। ओके, जैसे आपके जो अनुभव है उनको काम में लेता है। ये मध्य मस्तिष्क, ये दोनों के बीच में क्या करता है? संतुलन बनाता है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में। और ये देखो सेरिब्रम है, इसकी ऊपरी सतह को सेरिब्रम बोल दिया, और ये पश्चिम मस्तिष्क की ऊपरी सतह को सेरिबेलम बोल दिया। ठीक है, सेरिब्रम मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है और सचेत विचार और कार्यों का स्रोत होता है। ये आपकी यादों को संजोकर रखता है, आपको योजना बनाने। देखो कहीं भी आपको पूछ ले कि ये सेरिब्रम का कार्य क्या होता है,
अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? तो आपको योजना बनाने, कल्पना करने, सोचने में सक्षम बनाने, आपको अपने दोस्तों को पहचानने, पढ़ने, गेम खेलने, इस सब में सक्षम कौन बनाता है? तो वो बनाता है सेरिब्रम। इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। कौन सा? प्रमस्तिष्क। और मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग भी होता है। अगर सवाल ये पूछ ले आपको कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आपको अगर वहां ऑप्शन में है अग्र मस्तिष्क तो उसको टिक करना है, ऑप्शन में अगर प्रमस्तिष्क है तो उसको टिक करना है। प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क एक ही बात है, और यही सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, हमारे माइंड का। और जो ये प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है या अग्र मस्तिष्क है, ये दो गोलार्धों में डिवाइड होता है। एक होता है बायां, एक होता है दायां। दो गोलार्धों में डिवाइड होता है। दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी ही लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट बॉडी को संतुलित करता है। राइट बॉडी के जितने भी कार्य है वो लेफ्ट ब्रेन करता है, और जो हमारी लेफ्ट बॉडी है उसको राइट ब्रेन करता है। अगर मान लो आपको इस हिस्से में कहीं चोट लग जाए और इस हिस्से में दिमाग में कहीं चोट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका बॉडी का ये हिस्सा खराब होगा। ठीक है, कई बार आप देखते हैं लकवा आ जाता है किसी को, भाई राइट हैंड में आया तो उसके दिमाग का जो लेफ्ट ब्रेन है उसमें कहीं ना कोई चोट आई है। ये स्टडीज से पता लगा है कि भाई लेफ्ट वाला राइट बॉडी को काम के लिए काम करता है और राइट वाला लेफ्ट के लिए काम करता है। ओके, ये क्या है? दो हिस्सों में विभाजित होता है। कौन? सेरिब्रम। मस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं में एक मोटे मार्ग के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं, जो इस दरार के आधार पर स्थित है। अब ये जो दरार है, ये दो मैंने बता दिया, एक लेफ्ट है एक राइट है। इन दोनों को जो जोड़ने वाला जो चीज है उसको बोलते हैं कार्पस कोलोसम। क्या बोलते हैं? कार्पस कोलोसम। आपको यही बताना है। अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि जो सेरिब्रम है उसके दोनों गोलार्ध है उनको आपस में कौन जोड़ता है, तो उसका नाम होगा कार्पस कोलोसम। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं यहां से भाई। किसी अज्ञात कारण से मस्तिष्क से शरीर तक और इसके विपरीत लगभग सभी संकेत मस्तिष्क से आने जाने के दौरान एक दूसरे से गुजरते हैं। इसका मतलब है कि दायां मस्तिष्क गोलार्ध मुख्य रूप से शरीर के बाएं हिस्से से, ये चीज मैंने अभी आपको बता दी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रम और सेरिबेलम की सतह पर 2 या 3 डाइम के ढेर की मोटो तक एक महत्वपूर्ण परत होती है, इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये मोटी परत होती है ना, ये खांचे से दिख रहे हैं, इन खांचों को क्या कहा जाता है? इन खांचों को कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो पूछ ले अगर कॉर्टेक्स क्या है, तो सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम की जो सतह है उस पर ये ऊतकों की जो ये मोटी परत है, इस परत को ही क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, मस्तिष्क में अधिकांश जो वास्तविक सूचना प्रसंस्करण है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। ये जो सूचना होती है, जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, हमारे जो माइंड में जो सूचनाएं होती है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसकी प्रोसेसिंग जो होती है मैक्सिमम इन कॉर्टेक्स में ही होती है, जो कि ये ऊतकों की एक मोटी लेयर होती है। और ये जो हमारा सेरिब्रम होता है ये बाहर से किस कलर का होता है? ये ग्रे कलर का होता है, और इसके अंदर जो पदार्थ होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो जो बाहर से ग्रे कलर का होता है उसको बोल देते हैं ग्रे मैटर, और जो अंदर व्हाइट कलर का होता है उसको बोल देते हैं कौन सा? व्हाइट मैटर या सफेद जो दिखाई देता है। जो ग्रे मैटर क्या है? जो बाहरी कॉर्टेक्स है ना, ये इसका जो कलर है, यहां तो ऐसे दर्शाया गया अलग अलग कलर, लेकिन इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रे, और हिंदी में उसको बोलते हैं धूसर कलर। ठीक है भाई, यहां आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो ये सेरिब्रम है इसको भी, इसके वैसे मेन 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में इसको बांटते हैं। कैसे? यहां इतना डीप में जाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए समझा देता हूं। ये होता है जो ये पूरा सेरिब्रम है बड़ा वाला, ये यहां से यहां तक का सेरिब्रम है, अग्र मस्तिष्क है। इसके जो पार्ट है वो देख लो। सबसे जो पहला पार्ट है ये है फ्रंटल लॉब्स, फ्रंटल लॉब। फिर जो दूसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट होता है वैसे ये पार्शियल लॉब। तीसरा होता है ओसिपिटल, और चौथा होता है टेम्पोरल लॉब्स। लेकिन जो ये पार्शियल लॉब्स है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक इसके अंदर आ गया सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, और एक आ गया मोटर कॉर्टेक्स। इसको 2 कॉर्टेक्स में भी बांटा गया है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे इनको बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं जैसे लॉब्स को क्या बोलते हैं? पाली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं?
पाली यानी पश्च पाली, भित्ति पाली, इस तरीके से। तो ये 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? फ्रंटल लोब्स, पार्शियल लोब्स, ओसिपिटल लोब्स और टेम्पोरल लोब्स। ये अग्र मस्तिष्क को 4 भागों में बांटा गया और इन चारों के अलग अलग कार्य है। मेनली जो फ्रंटल लोब है उसको हम ललाटीय खंड भी बोल सकते हैं, ललाटीय पाली भी बोल सकते हैं, या ललाटीय लोब्स भी बोल सकते हैं। इसका जो काम है ना, वो काम क्या होता है? इसका काम होता है विचार जो होते हैं, जैसे हम 4 विचारों पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में 5-7 विचार है, लेकिन आप एक विचार पर ध्यान केंद्रित कर लिया, आपने विचार पर, एक विचार पर ध्यान केंद्रित कर लिया और बैक साइड में वो 4 विचार भी चल रहे हैं। तो इन जो विचारों को जो मैनेज करता है वो ये करता है कौन? फ्रंटल लॉब्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोटर कॉर्टेक्स, देखो ये जो इतना सा पार्ट है ये कौन सा है? पार्शियल लॉब्स है। इसके 2 पार्ट हमने किया था, एक तो क्या किया था? मोटर कॉर्टेक्स किया था, एक किया था सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स किया था। जो ये मोटर कॉर्टेक्स है ना, मोटर कॉर्टेक्स ये क्या होता है? स्वैच्छिक जो गतिविधि है कि योजना बनाने, नियंत्रण करने और उसको क्रियान्वित करने में काम में आता है। कैसे? जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हो, आपका कहीं एक बोतल पड़ी हुई मिल गई, आपका मन किया कि मैं इसको लात मारूं, तो आप लात कैसे मारेंगे? उसका काम कौन करेगा? दिमाग में वो काम कौन करेगा? मोटर कॉर्टेक्स। उस जो स्वैच्छिक क्रिया है या गतिविधि है उसको जो मैनेज है वो कौन करेगा? मोटर कॉर्टेक्स। उसमें हमारी मदद कौन करेगा कि भाई इसको लात मारनी है, कोई फुटबॉल दिख गई उसको लात मारनी है, तो उसमें मदद कौन करेगा? मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो पार्शियल लोब्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसका काम क्या होता है? भोजन का स्वाद, गंध, बनावट। जब भाई स्वादिष्ट कहीं भोजन बन रहा होता हो तो आपको सुगंध आती है, गंध आती है बढ़िया सी, या आप भोजन खा रहे हो, सातों पकवान खा रहे हो, तो उसका जो स्वाद है वो हमें कहां से पता लगता है? वो हमें लगता है ये पार्श्वी का लोब या पार्शियल लोब। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है? भोजन का स्वाद पता लगता है, गंध पता लगती है, बनावट पता लगती है। और एक हमने इसका ही पार्ट किया था, पार्शियल लोब का ही, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। देखो नाम में ही क्या है? सेंसरी है। तो ये काम क्या है इसका? इसका काम है बॉडी का जो टेम्परेचर है, स्वाद है, स्पर्श है और गति है। किसी चीज को आप छूते हो, कोई मान लो आपने फूल को छुआ तो आपको कोमलता का एहसास हुआ, मान लो कांटों को छुआ तो आपको उसमें हार्शनेस का, कठोरता का आपको एहसास हुआ। किसी भी चीज को छू के आपको कुछ एहसास होता है, वो जो एहसास होता है वो ये जो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, कौन सा? ये यहां पे होता है, ये वाला जो है ये है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। यही इस चीज को हमें एहसास करवाता है। तापमान का एहसास भी यही करवाता है। शरीर में मान लो आपको कहीं गर्म ठंडे, इसका एहसास कौन करवाएगा? इसका एहसास हमें सोमेटोसेंसरी करवाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे है ओसिपिटल लॉब्स। ये वाली जो लॉब्स है इसको बोलते हैं ओसिपिटल लॉब्स। जब आप इस प्रश्न शब्दों को, ठीक है, ओसिपिटल लॉब्स कहा जाता है, आंखों से छवियों को संसाधित करते हैं और जानकारी को स्मृति में संग्रहित करते हैं। क्या होता है? हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, ये चीज क्या है किसी को पहचानते हैं कि भाई जैसे मान लो आपने ये देखा, पेन देखा, ये पेन है। इस चीज को कौन बताएगा? इसकी स्मृति कौन बताएगा? इसकी जानकारी कौन बताएगा? वो ओसिपिटल लोब बताएगा कि भाई ये पेन है। ये क्या करते हैं? किसी भी छवि को देखते हैं, फिर ब्रेन में प्रोसेस होती है, किसमें? ओसिपिटल लोब में, कि भाई ये क्या चीज है, इस चीज को पहचानने में यही मदद करता है। ठीक है, और अगर मान लो ओसिपिटल लोब को हमारे कहीं नुकसान हो गया, कहीं गिर गए, चोट लगी और ओसिपिटल लोब में चोट लग गई, तो हमें अंधापन हो जाएगा। आंखों से भले ही हमें दिखता हो, लेकिन अंधापन इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम पहचान ही नहीं सकेंगे चीजों को, दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें अंधापन हो जाएगा। और ये जो पार्ट है यहां पर, इसको बोलते हैं क्या? टेम्पोरल लॉब्स। क्या बोलते हैं? अंतिम ये चौथा हिस्सा है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लॉब्स। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रत्येक क्षेत्र होता है कानून, सूचना प्राप्त करने के लिए कानों से। ठीक है, स्वाद, ध्वनि, दृष्टि, ये सभी में आ जाता है, देखो भाई। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये काम करता है जैसे हमें कानों से हम कुछ सुनाई दिया, हमें उस सूचना को एकत्रित कौन करेगा? तो उस सूचना को एकत्रित करेगा टेम्पोरल लॉब्स। कौन करेगा? कहीं से आपको कोई धुन सुनाई दी, ध्वनि सुनाई दी, कोई गाना सुनाई दिया, उसको जो एकत्रित करेगा वो टेम्पोरल लॉब्स करेगा। ठीक है, अगला
अब आ गया आंतरिक मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आ रहा है। हमने सेरिब्रम पूरा पढ़ लिया, सेरिब्रम के 4 पार्ट हमने पढ़ लिए। ठीक है, चारों पार्ट में एक जो पार्शियल लोब्स था उसके 2 हमने सब पार्ट्स भी पढ़े थे। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर ये हमें ऐसे दिखाई नहीं देता है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क जो गोलार्धों के बीच द्वारपाल है एक तरीके से, ये क्या करता है, ये तो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी और इस मस्तिष्क के ये बीच में यहां पर रहता है कौन, जो मध्य मस्तिष्क है। और इसमें क्या होता है, एक यहां एक थैलेमस होता है और एक यहां हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस का जो आकार होता है वो मोती के आकार की होती है या मटर के दाने के आकार की होती है। और ये क्या करता है, हमारी सारी जो ग्रंथियां, ये मेनली जो हाइपोथैलेमस का जो काम होता है वो होता है जैसे हमारी भावनाओं को नियंत्रित करना। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हमें प्यार आ रहा है किसी पर, है ना, तो वो सब कुछ हाइपोथैलेमस से होता है। अगर किसी पर प्यार आता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल में भावनाएं उमड़ रही है, हमारे हाइपोथैलेमस में भावनाएं उमड़ रही है। दिल में कभी भी कोई भावनाएं नहीं होती है, भावनाएं कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस। तो हमारी सारी भावनाओं को जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस करता है भाई। ठीक है, ये हमारा भावनात्मक केंद्र है। हमें कहीं दुख महसूस हो, सुख महसूस हो, उत्साहित, हम मान लो कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो एक्साइटमेंट वगैरह सब कुछ कहीं से होती है, हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि, एक ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, वो हमारे शरीर के मैक्सिमम जो हार्मोन्स है ना उनको कंट्रोल करती है कि भाई इस टाइम पे इस हार्मोन को स्त्रावित होना चाहिए। उस ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को करती है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और उस जो पीयूष ग्रंथि है उसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ये मास्टर का भी क्या है, मास्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मटर के दाने, ये मोती के आकार का ही होता है लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये हमें सुबह जगाता है, परीक्षा या नौकरी के साक्षात्कार के दौरान एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये भी यही स्त्रावित करवाता है। हम सुबह जल्दी उठते हैं, कैसे उठते हैं, अपने आप उठते हैं। कौन करता है, क्या आपको कोई दूसरा आके जगाता है, नहीं, ये काम हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस हमने पढ़ लिया। और ये आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। अब जो लास्ट, ये मैं आपको पढ़ा देता हूं न्यूरॉन के बारे में, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। न्यूरॉन क्या होता है, हमारे जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं, लगभग बिलियन ट्रिलियन पाए जाते हैं। ठीक है, बिलियन ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हमारी जो कोशिका होती है वो, उसकी जो मेन इकाई होती है वो ये न्यूरॉन होती है। ठीक है, ये इस तरह की एक पेड़ की शाखाओं जैसी आकृति होती है। ये क्या होती है, इनको बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। ये क्या करते हैं, ये सूचना को एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं, सूचना को एकत्रित करते हैं। और इनका बहुत सारा जाल होता है, ये आपस में ये एक्सोन से जुड़े हुई रहती है, फिर यहाँ पर डेंड्रॉइड्स हो जाएगी, फिर कोई और जुड़ जाएगी, इस तरीके से ये जुड़ी होती है। मस्तिष्क और बाकी जो तंत्रिका तंत्र कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन प्राथमिक जो क्रियात्मक इकाई है, जो इनकी इकाई कोशिका है, उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। हम जितनी भी हरकतें करते हैं, विचार, यादें और भावनाएं न्यूरॉन से गुजरने वाले संकेतों का परिणाम है। जितने भी हमें हमें कैसे कोई चीज सुनाई देती है, तो हमें हमारा दिमाग कैसे सुनेगा, उसको प्रोसेस कैसे करेगा, इन न्यूरॉन्स के थ्रू ही प्रोसेस करेगा। ये न्यूरॉन क्या है, उन संकेतों को दिमाग तक पहुंचाते हैं। न्यूरॉन्स में क्या होती है, कोशिका होती है, डेंड्राइट्स होती है और एक्सोन होता है। ये यहाँ पर सेल होती है, इसको कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका का नाभिक होता है। और ये क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है जो सूचनाओं को एकत्रित करता है, फिर ये इसको थ्रू पहुंचाता है, फिर ये यहां से जो न्यूरॉन जुड़े होते हैं वहां तक ये इसको ट्रांसफर करता रहता है, जो आवेग संवेग होते हैं। अब यहां हमारा न्यूरॉन ये कंप्लीट हो गया है, इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मस्तिष्क के और हार्मोन्स के जो क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। एक बार एसी चलाना करण जी। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। मैंने अभी पहले बताया था कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर उसका निर्माण करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को मेरुरज्जु कहते हैं। तो ऑप्शन जो है सी इसमें सही है, न्यूरॉन नहीं होगा, मस्तिष्क। तो
खुद ही ऑप्शन में है, तो मेरुरज्जु इसका। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है गर्मी, स्पर्श, ठंड और दाब का जो केंद्र है वो किस में होता है। अभी हमने पढ़ा था कि एक तो पढ़ा था ललाट पाली, अनुकपाल पाली, भित्तीय पाली, ललाट के साथ अनुकपाल पाली दोनों। देखिए ये जो हमने पढ़ा था वो इनको हमने इंग्लिश में पढ़ा था, ठीक है। एक तो ललाट जो पाली होती है, इसको ललाट खंड जो हमने बोला था, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल लॉब्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रंटल लॉब्स। क्या बोलते हैं, फ्रंटल लॉब्स, ठीक है। और इसका आंसर होगा भित्तीय पाली, क्योंकि पार्शियल लॉब्स। मैंने अभी आपको इसके अंदर बताया था कि हमें जो ठंड है, गर्मी है, वो पार्शियल लोब्स में हमने एक और पार्ट पढ़ा था, इसका सब पार्ट पढ़ा था। और सब पार्ट क्या था इसका, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। क्या था, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। जो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है उसमें मैंने आपको बताया था कि नाम में ही सेंसर है। अब ऑप्शन में ये तो आया नहीं, ऑप्शन में क्या आया, भित्तीय पाली। और भित्तीय पाली का मतलब यहां इंग्लिश में भी आपको मतलब दिया होगा, पार्शियल लॉब्स। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल लॉब्स। और यही इसका आंसर हो जाएगा। गर्मी, स्पर्श, ठंड, तापमान, दाब, ये सब हमें कहां से महसूस होगा, वैसे तो जो पार्शियल लॉब्स का सब पार्ट है सोमेटोसेंसरी, वहां से प्राप्त होगा। तो ये सब पार्ट है, यहां पर पार्शियल लॉब्स ऑप्शन में है, तो यही भित्तीय पाली, यही सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल क्या है, भोजन को ऊर्जा में कौन बदलता है। देखो आपने ये 10th क्लास तक ये सारी चीजें पढ़ी है कि जो भोजन को ऊर्जा में कौन बदलता है। हमारे जो शरीर है उसका जो पावर हाउस किसे कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। और जो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलता है। और भोजन क्या होता है, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कोई कन्वर्ट कर सकता है, तो उसका नाम है माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो यहां ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये बाकी सारे ऑप्शन गलत है। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से क्या मनुष्य में हृदय स्पंद और श्वसन गति को नियंत्रित करता है। देखिए भाई, इसमें है पीयूष ग्रंथि, मेरुरज्जु, मेरुदंड, मेडुला ऑब्लिगेंटा। जो मनुष्य में हृदय स्पंद, जो स्वैच्छिक क्रिया है, अपने आप होने वाली ये क्रिया है, ये क्रिया अपने हाथ में नहीं होती। और इनको जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करेगा भाई, उसको मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है। और ये होता क्या है, ये जो हमारा दिमाग होता है, और हमारा जो दिमाग है उसके निचले हिस्से में यहां ये पाया जाता है। ये मिडिल में है, इसीलिए इसका नाम भी मेडुला पड़ा है। ये किसको किसको जोड़ता है, ये मस्तिष्क और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेरुरज्जु है, रीढ़ की हड्डी है, यहां पर जो ये रीढ़ की हड्डी है इसके बीच में होता है, इन दोनों को जोड़ता है। और इसका जो ये मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है, और इसका जो काम है वो है हृदय स्पंदन, मतलब दिल को धड़काना, सांस लेने की जो क्रिया है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, वो छींकना है, ये सब कुछ काम, छींकना, खांसी, ये सब कुछ काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। ठीक है। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, मेन जो सोचने वाला भाग है, मेन जो सोचने वाला भाग है, जिसमें मैंने पहले ही बताया था कि मस्तिष्क का वो सबसे बड़ा भाग है, उसका नाम है प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम। ठीक है। नाम सभी एक ही है, एक ही चीज है। ठीक है। तो यहां ऑप्शन में क्या आपको अग्र मस्तिष्क दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन प्रमस्तिष्क तो दिख रहा है, तो प्रमस्तिष्क ही इसका राइट आंसर होगा। प्रमस्तिष्क का काम क्या होता है, हम प्लानिंग के तहत सोचते हैं, हम योजना बनाते हैं, हम जो स्वैच्छिक क्रियाएं करते हैं वो किससे करते हैं, प्रमस्तिष्क से करते हैं। तो यहां ऑप्शन प्रमस्तिष्क ठीक होगा। पश्चिम मस्तिष्क का काम क्या होता है, ये अनैच्छिक क्रियाएं करता है। ठीक है। और मध्य मस्तिष्क दोनों के बीच में क्या बनाता है, संतुलन बनाता है और हमारी यादों को संजो के रखता है, ये मध्य मस्तिष्क का काम होता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क सही हो जाएगा, क्योंकि मुख्य सोचने का, मेन जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस करने वाला काम किसका है, अग्र मस्तिष्क का है, प्रमस्तिष्क का है। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अभी पहले ही बताया था मैंने कि कोशिका का या हमारे शरीर का पावर हाउस किसको कहा जाता है, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, ये ग्लूकोज को एनर्जी में बदलता है। किसको बदलता है, ग्लूकोज को
एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऊर्जा बनाता है। यानी जो हम भोजन खाते हैं जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन ग्लूकोज होगा। ठीक है भाई, सॉरी, ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगला जो सवाल है वो है, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग है? वही बात अभी मैंने आपको कहा था, चाहे सोचना हो, चाहे याद रखना हो, ये सब काम कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। यहां ऑप्शन में बाकी सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि वृक्क, कर्ण यानी कान, यकृत, ये तो अंग ही दूसरे हो गए, दिमाग का कोई अंग ही नहीं है। तो यहां ऑप्शन सी सीधा सीधा इसका आंसर निकल जाता है। अगला जो सवाल है वो है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मैंने पहले ही कहा था कि ये डायरेक्ट यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। क्या मेडुला ओब्लोगेंटा है? क्या मेडुला ओब्लोगेंटा नहीं है। मेडुला ओब्लोगेंटा का काम तो ये है हृदय स्पंदन, श्वसन। ठीक है, अनुमस्तिष्क है क्या? अब ये अनुमस्तिष्क क्या आ गया भाई? नया नाम नहीं है ये जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है इसी को अनुमस्तिष्क कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या है कि मस्तिष्क को पढ़ने में मस्तिष्क खराब हो जाता है आदमी का। कारण क्या है? क्योंकि इसमें इतने इतने एक एक दूसरे के नाम दे रखे हैं। तो अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क को ही कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एक नाम मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, बार बार मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। सेरिबेलम। ठीक है, और प्रमस्तिष्क को और कौन से नाम से जाना जाता है? अग्र मस्तिष्क। इसका मेन काम मैंने भी बताया था कि हमारे सोचना, विचार करना, प्लानिंग करना, और जो ये इसका काम होता है। इसको अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, और इसको कौन सा नाम कहते हैं? सेरिब्रम भी कहते हैं। सेरेब्रम कैसे याद रखोगे भाई? दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो ये ब्रह्म बहुत छोटा सा है। ठीक है, ब्रह्म क्या है? बहुत छोटा सा शब्द है। इसका मतलब है ये बहुत बड़े भाग का हिस्सा है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, इसका नाम छोटा होगा, सेरिब्रम होगा। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है छोटा होता है, उसका नाम बड़ा होगा, सेरिबेलम। ठीक है, ऐसा याद रख लेना। तो इसका जो ऑप्शन है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। यहां भले अग्र मस्तिष्क आ जाए, सेरिब्रम आ जाए, आपको ऑप्शन प्रमस्तिष्क वाला या अग्र मस्तिष्क वाला जो भी ऑप्शन में हो वो टिक करना। अगला जो सवाल है वो है, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। भाई जो स्वैच्छिक क्रियाएं होती है, चलना फिरना, इनमें जो संतुलन बनाने का काम है वो कौन करता है? इनमें जो संतुलन बनाने का काम है वो करता है सेरिबेलम। क्या कौन करता है? सेरिबेलम। और सेरिबेलम इनमें से कौन है? मेरुरज्जु भी नहीं है, प्रमस्तिष्क भी नहीं है, अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क क्या है? इसको सेरिबेलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। अभी पहले ही बताया था आपको। ये जो हमारी स्वैच्छिक क्रियाएं होती है कि भाई हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमें बैठना है, खड़ा होना है, या हमारा जो बैलेंस है, ये बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है भाई, अगला जो सवाल है वो है, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वही बात है, मैंने अभी पहले ही बताया था कि जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो पश्चिम मस्तिष्क करता है, लेकिन पश्चिम मस्तिष्क, अभी अनुमस्तिष्क जो बताया था वो संतुलन का काम भी वही करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मेडुला ओब्लोगेंटा। बताया था, श्वसन, हृदय गति, खांसना, छींकना, उल्टी आना, रक्त जो हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ये सब काम कौन करता है? मेडुला ओब्लोगेंटा करता है। ठीक है भाई, सेरिबेलम नहीं होगा। सेरिबेलम तो पश्चिम मस्तिष्क को कहते हैं, इसका भाग पूछ लिया इसलिए यहां ऑप्शन मेडुला ओब्लोगेंटा होगा। सेरिब्रम भी नहीं होगा क्योंकि ये तो अग्र मस्तिष्क को कहते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, अब देखो हार्मोन्स के सवाल आ गए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन है वो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता है? ग्लूकागोन, इंसुलिन, रिलैक्सिन, सोमेटोस्टेटिन। जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है उससे जो हार्मोन होते हैं वो स्त्रावित होते हैं। एक तो ग्लूकागोन होता है, मेन जो उसका हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है, कम हो जाती है, तो उसमें जो बैलेंस का काम होता है,
अगर बढ़ जाती है तो ये क्या करेगा, इंसुलिन भेजेगा। कौन, हमारी अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन भेजेगी और इंसुलिन भेज के वहां शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कर देगी। तो अग्नाशय ग्रंथि से ग्लूकागोन हार्मोन भी स्रावित होता है, इंसुलिन भी होता है और सोमेटोस्टेटिन भी होता है। जो ऑप्शन सी है रिलैक्सिन हार्मोन, ये रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये स्रावित नहीं होता है। जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो होता है गर्भवती जो महिलाएं होती है उनमें उनकी अपरा से, जो अपरा होती है ना बच्चे के और माँ से जो जुड़ी होती है, जो पोषण के लिए जुड़ी होती है, उसमें ये गर्भवती महिलाओं में ये हार्मोन स्रावित होता है। और इस हार्मोन का काम यही होता है कि मांसपेशियों का जो संकुचन है उसको रिलैक्स कर दे, उसको बढ़ा दे, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो महिलाओं को ज्यादा पेन नहीं हो। इसके लिए ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है। तो यहां पर ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। ठीक है भाई। अगला जो सवाल है वो है बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल जोड़ी कि भाई एस्ट्रोजन कहां से निकलता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, अगर आपने हार्मोन कहीं पढ़े होंगे तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कहां से निकलता है, एस्ट्रोजन अंडाशय से निकलता है। बिल्कुल सही बात है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है अंडाशय से निकलता है। अगला जो हार्मोन है वो है एड्रीनलिन। और जो ये एड्रीनलिन हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये बता रहे हैं, जबकि पीयूष ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन नहीं निकलता है। ठीक है भाई, यही ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन ये असुमेलित है, बेमेल जोड़ी है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो नर के जो लक्षण देने वाला हार्मोन है, और ये नर के जो टेस्टिकल्स होते हैं, वृषण होते हैं, वहां से ये हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनलिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है भाई। अगला जो सवाल है वो है पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोल दो या पीयूष ग्रंथि बोल दो, बात एक ही है। से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि, ये हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन होते हैं, सारे हार्मोन, शरीर के सारे जो हार्मोन होते हैं उनको नियंत्रित करती है। क्या करती है, उनको नियंत्रित करती है। हार्मोन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। कौन, पीयूष ग्रंथि। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में बोला जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के लगभग सारे ही हार्मोन को क्या करती है, कंट्रोल करनी है कि भाई अभी आपको निकलना है या इस हार्मोन को स्रावित होना है, इसको कम होना है, इसको ज्यादा होना है, ये काम करती है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि तो ये मास्टर होती है। लेकिन इस पीयूष ग्रंथि को कौन करता है कंट्रोल, वो करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए इस हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अगर सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तब तो बोलना है पीयूष ग्रंथि। अगर पूछ ले मास्टर ऑफ मास्टर, अगर मास्टर ऑफ मास्टर पूछ ले तो वो होगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस मास्टर को कंट्रोल करता है, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर कहलाता है। अगला जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन इंसुलिन है। भाई ह्यूमन इंसुलिन क्या है, जन्मजात रोग है क्या? नहीं, ये जन्मजात रोग थोड़ी, इंसुलिन तो एक हार्मोन है, आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन। बिल्कुल, यही ऑप्शन सही है। क्यों सही है? और जो इंसुलिन हार्मोन है ये आनुवांशिक स्थान अभियांत्रित, यानी मतलब ये हेरिडिटी के साथ में, मतलब अगर पिता को है प्रॉब्लम तो इसके साथ में ये चीजें आगे बढ़ती रहती है बच्चों में भी। तो ये आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन है। एक संक्रामक रोग है क्या? भाई ये रोग है क्या इंसुलिन? इंसुलिन हार्मोन है, रोग थोड़ी है। एंजाइम है क्या? एंजाइम भी नहीं है, एंजाइम अलग चीज है, हार्मोन अलग चीज है। तो ये क्या है? हार्मोन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक कार्य है, एक फलन है। हार्मोन का उत्पादन किसका कार्य निम्न में से? ऑप्शन देख लीजिए। पहला है हाइपोथैलेमस, पॉन्स, और उसके बाद में समुद्री घोड़ा, एक मज्जा। कि कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हार्मोन, हार्मोन का क्या करना? उत्पादन करवाना, क्योंकि इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस ही राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है वो है लड़ो एवं भागो क्रिया के लिए हार्मोन स्त्रावण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? अभी पूछा था कि एड्रिनलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से होता है। तो एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है, एड्रिनल नाम की एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उसी से निकलता है।
पीयूष ग्रंथि है, उससे निकलता है पिट्यूटाइन हार्मोन। कौन सा निकलता है? पिट्यूटाइन हार्मोन। और इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, जीएच ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। हमारे जो शरीर की वृद्धि होती है, भाई बच्चा होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, लंबा होता है, उसका शरीर भी चौड़ा होता है, वो सब कुछ किस हार्मोन से होते हैं? पीयूष ग्रंथि के ये पिट्यूटाइन ग्रोथ हार्मोन से होते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये हार्मोन बढ़ गया तो एक जाइंट की प्रॉब्लम हो जाती है, आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, 7 फुट 8 फुट लंबा हो जाता है, वो इसी वजह से। और अगर मान लो ये ग्रोथ हार्मोन कम स्त्रावित हुआ, कम निकला, तो बच्चा क्या हो जाएगा? बोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोना। तो ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटाइन हार्मोन की कमी से तो क्या हो जाएगा? बोना हो जाएगा, और इसकी अधिकता से वो जाइंट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये एड्रिनल ग्रंथि से लड़ो एवं भागो क्रिया के लिए हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन। जब आप मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जाम का जो प्रेशर है उस टाइम पे कि या तो करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है, लड़ो या भागो, करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है, उस समय हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि है वो एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, उत्पादन करती है। कौन? एड्रिनल ग्रंथि। और ये हमें क्या करता है? उस डर से बचने में सहायता करता है। स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ग्लूकागोन, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन। देखो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं। ये महिलाओं में पाए जाते हैं, और उनमें महिलाओं में मादा के जो लैंगिक लक्षण हैं, जैसे आवाज का पतली होना, स्तनों का बढ़ना, है ना, नितंबों का चौड़ा होना, ये जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन मैंने बता दिया, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। तो जो ये ऑप्शन सी है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये क्या करता है? ये हार्मोन जो स्तनपायी होते हैं, स्तनपायी यानी जो स्तनपान कराने वाले जो जंतु है या मानव है, मनुष्य है, इसमें जब महिला गर्भवती होती है तो उसके बाद में जब बच्चे को स्तनपान कराती है, तो उस जो दुग्ध उत्पादन करता है वो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। अगला सवाल है, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्त्रावण होता है? भाई मैंने अभी बताया था कि हमारे जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो शर्करा है, इसके स्तर को जो नियंत्रित करता है वो कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन करता है। कौन सा करता है? इंसुलिन। अगर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाए, शर्करा का स्तर बढ़ जाए, तो उसको कम करने के लिए कौन जाता है? इंसुलिन जाता है। कौन जाता है? इंसुलिन। और अगर हमारे शरीर में किसी भी तरीके से इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, क्या हो जाए? इंसुलिन की कमी हो जाए, इसकी कमी से हमें डायबिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डायबिटीज। आपने देखा होगा कि जो जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, और जो ये डायबिटीज की बीमारी ऐसी होती है कि अगर आपके कहीं चोट लग जाए तो उसको घाव भरने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कभी भी आपको चक्कर आ जाते हैं, है ना, अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, डाउन फील होने लगता है, तब आप इंसुलिन का फिर इंजेक्शन लेते हैं पेट में डायरेक्टली ही, वो इसीलिए लेते हैं। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग भी हो जाता है, और इंसुलिन ही क्या करता है? हमारे ब्लड में शर्करा का अगर स्तर बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। अगला जो सवाल है, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तीनों ही क्या है? मादा जनन हार्मोन है। जनन हार्मोन है, बता दिया था कि प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन अपरा से निकलता है जो कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला जो सवाल है वो है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, तीनों ही क्या है? मादा जनन हार्मोन है। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे अंगों को क्या करेगा? बढ़ने में, वृद्धि होने में प्रेरित करेगा। तो ये वृद्धि हार्मोन है, तो इसको इससे मिला दो। ठीक है भाई। इंसुलिन हार्मोन, अभी बताया था, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड के अंदर जो शर्करा है उसके स्तर को संतुलित करता है या नियमन करता है, उसको कंट्रोल करता है एक तरीके से। तो ऑप्शन डी इससे मैच हो जाएगा। किससे? इससे डी मैच हो जाएगा बी से। रक्त में शर्करा स्तर का लेवल का नियमन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल में पाया जाता है, ये नर में पाए जाने वाला
लैंगिक हार्मोन है जो कि लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। जैसे कि जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है, 12 साल से ज़्यादा उम्र जब उसकी हो जाती है, तब उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और उसके मूंछ दाढ़ी निकलने लगती है। तो ये हार्मोन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और ये कहाँ से निकलते हैं? टेस्टिकल, जो मेल के जो टेस्टिकल्स होते हैं, वृषण होते हैं, वहां से निकलते हैं। तो ये मिल जाएगा नर में लैंगिक लक्षणों के लिए। और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? मादा में लैंगिक लक्षणों के लिए। जब लड़कियां 12 साल से उनकी ज्यादा उम्र हो जाती है, तो मेन्स्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना, उनके शरीर में बदलाव होते हैं, स्तनों का निर्माण होना, ये सब काम किससे होते हैं? प्रोजेस्टेरोन से। ठीक है भाई, ये मादा लैंगिक लक्षणों को नियमित करता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? देखो, आपातकालीन अभी बताया था कि आपको कहीं डर लग रहा है, कहीं ऐसी कोई घटना हो गई आपके साथ में, अब हमें क्या करना है? तो आपातकाल में कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनलिन। कौन सा? एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्रंथि से होता है। करो या मरो वाली स्थिति में एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, ये थायराइड ग्रंथि से होता है। इंसुलिन अग्नाशय से होता है। प्रोजेस्टेरोन के बारे में अभी बताया था आपको। अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी, एड्रिनलिन, जो कि आपातकालीन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक स्टेरॉइड हार्मोन, एक पेप्टाइड हार्मोन, एक थायराइड हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। देखो, स्टेरॉइड हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पेप्टाइड हार्मोन और एक होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। जो ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। स्टेरॉइड वाले स्टेरॉइड से बने होते हैं। इनमें अंतर क्या होता है? जो ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये जल के अंदर घुलनशील क्या होते हैं? क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है? जल में घुलनशील होते हैं, एग्जाम्पल है इंसुलिन, है ना। इंसुलिन हार्मोन हो गया, ये अपना एड्रिनलिन हो गया, ये सभी हार्मोन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है, यानी जल में घुलने वाले हैं। और जो स्टेरॉइड हार्मोन है, ये जल में नहीं घुलकर किस में घुलते हैं? वसा, फेट के अंदर घुलनशील है। किस में है? वसा में। वसा में, ये बाकी चीज वसा में। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन होते हैं, जनन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, ये सब हार्मोन क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं। और ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है इसमें से? स्टेरॉइड हार्मोन है। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है कौन सी ग्रंथि? इंसुलिन का करती है। तो ग्रंथि तो अगर पूछ ले तब तो हो गई कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। ब्रोनर ग्रंथि नहीं होती है। यकृत, ये भी नहीं होती है। यकृत हमारे लीवर को बोलते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बी कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, बिल्कुल ये जो बीटा कोशिकाएं होती है, अल्फा नहीं होती है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं की जो ये बीटा, इसको बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा को जो कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है? वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। और मैं ये लास्ट सवाल ले रहा हूं। लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है या मेलाटोनिन हार्मोन उत्पादित करती है? एड्रिनलिन ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड। एड्रिनलिन तो एड्रिनलिन हार्मोन को करती है। जो एड्रिनल ग्रंथि है वो तो एड्रिनलिन हार्मोन को करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसका स्रावण करती है। ये मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन हमारे जो नींद का जो साइकिल है उसमें सहयोग करता है। इसकी कमी से हमें नींद नहीं आती है। और ये अगर बैलेंस रहता है तो हमें अच्छी नींद आती है, हम टाइम पर उठ जाते हैं। नींद के साइकिल को, और भी बॉडी में बहुत सारे साइकिल होते हैं। जैसे आपको चाय पीने की शाम को आदत है, तो आपको वो शाम को चाय पीने की याद आएगी। तो वो मेलाटोनिन हार्मोन ही हमारे जो साइकिल है उनको डिसाइड करता है। तो ये पीनियल जो ग्रंथि है इससे निकलता है। ठीक है भाई, आज की जो एक क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी है।
है ना। आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कौन सी क्लासेस चाहिए, है ना। स्टेनो वालों के लिए हम और भी क्लासेस लेकर आएंगे ताकि उनका पेपर अच्छा हो। आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही आराम से टॉपिक जो दिए हुए हैं सिलेबस में उनको अच्छे से पढ़ना है ना, शांति से पढ़ना है। ज़्यादा आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई ऐसा नहीं है कि साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए हैं वो ऐसे मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए हैं, है ना, और टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। और आज की ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।